कोरिया में प्रेसिडेंट यून सुक यूल का मार्शल लॉ का जो उन्होंने घोषणा की है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट है ना कि अपोजिशन पार्टी जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए हैं। ये सब ट्रिगर मुझे जो लगता हुआ है कि उनका जो बजट प्रपोजल था वो रिजेक्ट हुआ और फिर जो उसी का ये आउटबर्स्ट है। स्पेशली नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार के बारे में। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट यून सुक यूल का मार्शल लॉ का जो उन्होंने घोषणा की है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट है। तो हर जगह मतलब जैसे डेमोक्रेसी के उसको काफ़ी हिल रही है हर जगह पे, तो यहाँ पे जो साउथ कोरिया इतना स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन था, वहाँ पे भी ये मार्शल लॉ लगा दी गई है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन है और इसी पे चलिए बात करते हैं आज। साउथ कोरिया में भी अगर माशाल्लाह तो डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उसमें कोई वजह तभी आता है जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। सही बात है। तो चलिए समझते हैं कि ये कि क्या हुआ है। प्रेसिडेंट यू ने ट्यूसडे को इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसमें उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी पर नॉर्थ कोरिया के साथ मिलने का आरोप लगाया है। कुछ की पॉइंट समझते हैं। जैसे यून ने ट्यूसडे को इमरजेंसी लॉ डिक्लेयर किया, फिर ऑपोजिशन पार्टी पे नॉर्थ कोरिया के साथ सम्मिलित होने का आरोप लगाया। नेशनल असेंबली को भी एंटी स्टेट फोर्सेस का अड्डा डिक्लेयर कर दिया है। तो ये काफी मतलब चिंताजनक चीजें हैं जो हो रही हैं। अब देखो, पहले साउथ कोरिया का हिस्टोरिकल देखें तो हिस्ट्री देखें तो वो पहले डिक्टेटरशिप में था, फिर वो डेमोक्रेसी की ओर रिस्टोर हुआ, तो अच्छा खासा डेमोक्रेसी पे रहा, फिर अगेन मार्शल लॉ, अगेन डिक्टेटरशिप पे जा रहा है। उनका एक्चुअली 20% भी नहीं है उनका जो है अप्रूवल रेटिंग, और लोग उनके पीछे पड़े हैं कि रिजाइन करो। तो ये सब अपने को बचाने के लिए एक्चुअली किया उन लोगों ने। तो यून ने मतलब कहा है कि ऑपोजिशन पार्टी सरकार के काम को पैरालाइज कर रही है, और उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली एंटी स्टेट फोर्सेस के अड्डा बना है। आर्टिकल 77 के तहत एक्चुअली उनका जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी में मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का है अधिकार। लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्टेप है। हिस्टोरिकली मतलब साउथ कोरिया में मार्शल लॉ 10 बार डिक्लेयर किया गया है, तो हर बार ये डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज रहा है। अब मुझे जो लगता है कि वो जो ब्लेम कर रहे हैं ना कि अपोजिशन पार्टी जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए हैं, ये सब ट्रिगर मुझे जो लगता हुआ है कि उनका जो बजट प्रपोजल था वो रिजेक्ट हुआ और फिर जो आई थिंक उसी का ये आउटबर्स्ट है। और माशाल्लाह के अंदर उन्होंने स्पीच वगैरह दी, असेंबली और पब्लिकेशन पर जो है बैन लगाने की उन्होंने कोशिश की है या कर भी सकते हैं। मतलब उनका मुझे लगता है कि वो इज फोर्सिंग दैट ही इज गोइंग आउट। हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से आगे जा चुका है ये यूएस के लिए भी मतलब एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मार्शल लॉ के कुछ क्रिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि स्पीच और असेंबली पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सिटीजन्स के लिए, सिविल राइट्स का सस्पेंशन कर दिया जाता है, और फिर मिलिट्री पावर्स का एक्सटेंशन होता है ना, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, और जो है अगर आप देखो साउथ कोरिया यूएस का एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा एलाई है, हाँ, तो वो भी एक एंगल होगा कि हाउ यूएस इज गोइंग टू बिहेव। माशाल्लाह यूएस साउथ कोरिया के रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी एक वॉच लिस्ट में होगा। और अभी तक यूएस ने इस पर डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है, मतलब, लेकिन ये टेंशन जरूर है कि मतलब क्या होगा आगे। साउथ कोरिया यूएस की मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटजी में क्रूशियल रोल प्ले करता है ना, तो स्पेशली नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका एक्चुअली, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक साउथ कोरिया की हिस्ट्री तो रही है डिक्टेटरशिप की और मार्शल लॉ की। 1948 टू 80 तक, 1980 तक ये
वहाँ पे मार्शल लॉ था और सही बात है। लेकिन अब 1987 के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के बाद ये मतलब एक बहुत शॉकिंग मूव है। मतलब 24 और 23 39 ईयर्स हो गए करीब। तो यूं मतलब इनके कदम के दुनिया में जो मतलब ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। और ऑपोजिशन ने भी जैसे लीडर जो हैं ली जे करके है ना वहाँ पे, जी ली जे, तो उन्होंने भी इस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है। हाँ, अपोजिशन तो कह रहा है कि ये परफेक्ट डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अ, प्रेसिडेंट है। अगर तो नेशनल असेंबली लॉ जैसे मार्शल लॉ हटाते हैं, हटाने के का रिक्वेस्ट करता है, तो प्रेसिडेंट को उस पर को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक एक्चुअली है, वो कर नहीं सकते। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब अगर उन्होंने बोला तो उनको करना पड़ेगा। तो अब देखो, तो वहां पे तो सब कुछ हो चुका है ना। हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी इनके पार्लियामेंट बिल्डिंग पे हो चुके हैं। तो सब कुछ तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन। हाँ, 1980 में जैसे वांगजू वांगजू अपराइजिंग थी कि क्या थी, जो इसके समय भी मार्शल लॉ अप्लाई किया गया था। और उस समय भी सिविल राइट्स पे मतलब सीवियर अटैक हुआ था। 1987 में जब ये डेमोक्रेसी इनकी स्टैब्लिश हुई थी तो काफी मेजर प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तभी हुई थी। तो हम्म। हाँ, और ये बिल्कुल ये मतलब सिचुएशन डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस चैलेंज भी है ना। अब मुझे तो लगता है ये डेमोक्रेसी का वार्निंग सिग्नल है। वार्निंग सिग्नल क्या है, मतलब डेमोक्रेसी बची कहाँ हुई, मतलब जिस तरह से हरकत हो रही है। तो हाँ, बस यही देखना होगा कि मतलब कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट करती है ना। मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूएस और ये जो बाकी जो डेमोक्रेटिक नेशंस है, इसकी इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पे। जो जो यूएस रिएक्ट करेगा वैसे ही सारे रिएक्ट करते हैं। ये तो सही बात है। तो बाकी तो सब यूनाइटेड नेशन क्या है। तो हाँ, अब मतलब मुझे लगता है जनवरी तक क्लियर होगा, न्यू न्यू आई रिजीम थिंक जब मतलब आएगी। जनवरी तक मुश्किल है। मतलब आई थिंक ये हो जाना चाहिए जल्दी। आई डोंट थिंक ये उतना मतलब खींचेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक थोड़ा शायद इसमें हो जाए कुछ। मतलब बट अगर ये पार्लियामेंट जैसे उनको डिजर्व हटाने की करता है, तो उनके पास क्या फिर ऑप्शन रह जाते हैं फिर। मतलब उनको हटा सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। बट देखते हैं कि क्या होता है आगे। इन ए वीक और सो इट इज नॉट गोइंग टू टर्न इट अप। मे बी इन ए वीक स्टिल जो है बहुत ही इंटेंसिफाई हो जाएगी। और वही तो मतलब एक हमें थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि कैसा रहेगा ये। या चलिए, आई थिंक अभी तक के लिए तो यही है। आगे देखते रहते हैं, नजर बनाए रखेंगे इस पे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। चलिए, नमस्कार।